नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की और उसके बाद बंगाल चुनाव के बाद जो घटनाएं हुई है उसके बारे में। तो पहले मैं ये अपील कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, एक तो अर्थव्यवस्था की बात इसलिए करना है कि सरकार जो है ये कह रही है कि 7.5 जीडीपी रहेगी। अभी विश्व बैंक ने उसको रिवाइज किए 6.5। लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री जो हैं, अ, बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है अर्थशास्त्र के इस फील्ड में। जैसे अरुण कुमार जी हैं, अ, या मेहरोत्रा है। तो इन लोगों ने ये कहा है कि ये सब बकवास है, कोई इतनी जीडीपी नहीं होने वाली है। और 2-3% की जीडीपी रह जाए तो भी आप समझिए बहुत अच्छी बात है। और ये भी सच है कि पहले हमको ये बताया जा रहा था कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, या लेकिन वो अब हम 7वीं 8वीं जगह जा करके टिके हैं। ये जो भ्रम पैदा करने वाली चीजें हैं, एक तरफ जीडीपी बढ़ा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, दूसरी तरफ रुपया गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, निवेश नहीं आ रहा है, उत्पादन गिर रहा है। तो ये सारे आंकड़े, ये सब चीजें तो अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाली है। अर्थव्यवस्था की ये जीडीपी बताने का जो मकसद है वो कुछ अलग ही लगता है। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ शंकरलाल जी चौधरी हैं। शंकरलाल जी चौधरी यूं तो अ, सरकार में वित्त विभाग में रहे हैं, काफी बजट वजट भी बनाए हैं और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पे भी आप ध्यान रखते हैं। और सीपीआई एमएल के प्रदेश के सचिव हैं आप। तो इस तरह से दोनों ही तरफ से आपका जो है रुझान जो है इन चीजों पर है और अच्छी पकड़ रखते हैं। तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और धन्यवाद। आपका आभार कि आप हमारे बुलावे पर आ जाते हैं और हमारे दर्शकों को एक सही जानकारी देने का कष्ट करते हैं। तो चौधरी साहब, मैंने जो बताया कि 7.5 और 7% और 7.5% का जीडीपी बता रहे हैं और कह रहे हैं ये पहुंचेगा। आईएमएफ ने अभी 6.5 का है। और हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, अरुण कुमार और मेहनोत्रा और जो भी हैं, ऐसे और भी हैं, इवन अरविंद सुब्रमण्यम जो इनका खास पहले था, मतलब वित्त विभाग का आदमी था, एक वो बल्ला, सतीश बल्ला, वो भी अब ये कहने लगे हैं कि नहीं भाई, ये हम तो व्यवस्था तो कमजोर हो रही है। तो ये हम कैसे देखें इसको? आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। देखिए, अर्थव्यवस्था ये जो आपने जो पूरी नटसेल में जो चीजों को प्रश्न उठाते हुए जो उठाया है वो ये है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार कुछ बता रही है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो कुछ पे ग्रोथ को बता रही हैं, और हमारे देश के जाने माने अर्थशास्त्री वो उनसे उस पे संशय प्रकट करते हुए काफी नीची ग्रोथ रेट बता रहे हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण ये है कि सरकार की जो पिछले 12 साल की आर्थिक गतिविधियों और तमाम तरह की जो चीजें हैं उसका जो डेटा वो पेश कर रहे हैं वो डेटा विश्वसनीय नहीं रह गए। और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति जो है वो एक तरीके से अर्थव्यवस्था को बढ़ा चढ़ा के बता के और ये पेश किया जाता रहा है कि जो हिंदू ग्रोथ रेट जिसको कह के करते थे वो असल में जानबूझ के कांग्रेस वालों ने, या जो पुरानी आर्थिक नीतियां थी उसके कारण दबा के रखा गया अर्थव्यवस्था को। और अब देखिए हम आए बीजेपी,
स्वतंत्र और खुली अर्थव्यवस्था के समर्थक, जो बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था को आगे लाएंगे। और हमने न केवल बीजेपी के नेताओं को, बल्कि जो इनके समर्थक, जो अपने आप को सांगठनिक वो कहते हैं, जिनके ऊपर इनकी नींव टिकी हुई है, जिस बीजेपी पार्टी की, आरएसएस, उसके प्रमुख भी कह रहे हैं कि अगले 10-20 साल में हम जो है एक विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे। तो राजनीति, जब जब लोग जो उस व्यवस्था में रह रहे हैं, हमारे देश में इस अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, और जब वो देख रहे हैं कि उनके अगल बगल उनका खुद का परिवार, उनके पड़ोसी, जैसे वो जानते हैं उनकी निजी जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरह से नीचे जा रही, माने कहिए तो बेरोजगारी चरम पे। अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ने का मैं जो समझता हूं, एक पैरामीटर ये होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से तो सरकार खुद मान चुकी है, और वो दूसरे ढंग से कहने की बातें कहने लग गए हैं कि हम तो ये नहीं कह रहे कि नौकरियां इतनी पैदा होगी। हाँ, लोग अपने अपने स्तर पे धंधा करेंगे, और उस धंधे से जो मौके पैदा होंगे वो हमको उसको रोजगार गिनेंगे। तो ये तो चीजों को धुंधलाने की बात है, और इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार के अंदर के लोग, बीजेपी पार्टी के लोग, और जो रात दिन उनको वोट देने के लिए अपील करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, उनसे भी निजी तौर पे जब बातें करते हैं तो कह रहे कि हाँ, रोजगार का तो बड़ा संकट है देश में, हमारे परिवारों में भी ये संकट है। तो एक प्रमुख पैरामीटर जो अर्थव्यवस्था की स्थिति, हालात का बयान कर सकता है ठीक से, मोटे तौर पे आम आदमी के समझ से जो उपयोगी हो सकता है, वो रोजगार की स्थिति है, जो कि बहुत ही नाजुक है। बीच में ये अखबारों में, सार्वजनिक मीडिया जिसको गोदी मीडिया कह रहे हैं, उसमें भी यदा कदा ये बातें आ जाती थी कि हमारे देश के आजाद होने के बाद में 45 साल पहले किसी एक जमाने में किसी संकट की स्थिति में जो स्थिति आई थी, 45 साल पहले उससे खराब स्थिति रोजगार की अभी बनी हुई है हमारे देश में। तो ये एक मोटा पैरामीटर है जो दिखाता है कि जो ये कह रहे हैं सत्ता या देश की शासक पार्टी या बीजेपी जो उसकी सरकार है, वो ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था छलांगे भर रही है, और दुनिया तब भर रही है जब दुनिया में संकट है। ये बिल्कुल एकदम मिथ्या है। अगर एक मिनट हम आईएमएफ और हमारे अर्थशास्त्रियों की बात छोड़ भी दें, और जो कॉमन बात है कि उसमें रोजगार पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस मोटे पैरामीटर पे देखें तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था की हालत हमारे यहाँ की स्थिति नहीं है। और ग्रोथ रेट जो बनाया है वो उस बताई जा रही है जो 7.5 या 7.6, वो झूठी ही लगती है, वो आंकड़े संदेहास्पद लगते हैं। तो ये बात तो मोटे तौर पे हम कह ही सकते हैं, इसमें कोई किसी का रेफरेंस लेने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था में महंगाई की आती, और महंगाई क्या करती है, वो असल में मूल रूप से जो व्यक्ति है, जो अर्थव्यवस्था जिससे उसको फायदा मिलना चाहिए, उसकी परचेज पावर एक तरीके से सब्सटेंशियल टर्म में घटा देती है। और परचेज पावर जब घटती है, लगातार घटने लगती है, तो अर्थव्यवस्था में मंदी आने लगती है। तो स्थिति यह बनी हुई है कि सारे डिनाइल के बावजूद, कल ही मैंने एक अखबार में देखा कि थोक इस अभी का जो क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें थोक महंगाई का जो सूचकांक है उसके हिसाब से 9% प्लस थोक महंगाई में वृद्धि हुई है। और मैं समझता हूं कि जो असल मुद्दा है नापने का, थोक महंगाई से नहीं होता, बल्कि वो कंज्यूमर को किस भाव पड़ता है, कंज्यूमर को महंगाई कितना प्रभावित कर रही है, किस रेट से प्रभावित कर रही है। और इसको देखें तो सरकार कहती है 3.90, उसमें हाल ही में जो आंकड़े उन्होंने कहा कि महंगाई केवल 3.9% के हिसाब से है, काबू में है 5% से नीचे है, जो कि हमने एक पैरामीटर सेट कर रखा है। अब मोटी बात, मैं तो इसको समझने में बड़ा इस तरह का लगता है कि जब थोक महंगाई आप 9% कह रहे हैं कि उससे बढ़ रही है, तो खुदरा महंगाई उससे कम कैसे हो सकती है? तो ये तो अपने आप में विरोधाभास प्रकट कर रहा है। और असल में जो खुदरा महंगाई है वो उससे कई गुना है, और वास्तविक खुदरा महंगाई जो है वो 10% से ऊपर पहुंची हुई है। तो ये दो जो तथ्य हैं, जो सरकार के आंकड़े और वास्तविक स्थिति है, सरकार उसमें अपने बहुत बड़ा आंकड़े नहीं कंट्राडिक्शन देखती है। है क्या सर? पेट्रोल, डीजल और गैस के जो रेटें उन्होंने बढ़ाई है इन 2 महीने में, उसी को अगर देख लें तो उसके हिसाब से कितनी महंगाई बढ़ी होगी, अपने आप निकल जाएगा। निश्चित रूप से ईंधन की दरें बढ़ाना
ईंधन अर्थव्यवस्था का एक तरीके से इंजन को चलाने वाला मूल फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। और उसमें हाल ही में हमने देखा कि पिछले दशकों में जिस रेट से, सबसे महंगा तो होना ही है, वो तो कोई कहने की बात ही नहीं, पीछे तो कभी जाती ही नहीं रेटें। लेकिन जो ईंधन की, पेट्रोल की, डीजल की, केरोसिन की, गैस की, कॉमर्शियल गैस की, घरेलू गैस की, जो एक मुश्त जो दरें बढ़ी हैं कंज्यूमर को, तो यही मूल बात यह है कि सरकार जो ये कह रही है कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल कुलाचे भर रही है, वो ये जो आम आदमी के लिए जो पैरामीटर्स हैं, जो हम रोजगार और महंगाई दोनों को जोड़ के देखते हैं और मांग उसको जोड़ते हुए देखते हैं, तो उससे लगता है कि सरकार मोटे तौर पे एक ऐसी बात कह रही है जो हिंदुस्तान के आदमी को, किसी को समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ ये हालात हैं महंगाई के और बेरोजगारी के, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत कुलाचे भर रही है। तो ये बिल्कुल दोनों विपरीत, कंट्राडिक्टरी बातें हैं, कहने के मतलब ये है। अब सरकार की दूसरी बात, अगर जो जैसे आप कह रहे थे कि सरकार ने पहले कहा था कि जब बजट बना कि 7.1% से, नहीं, अभी का है नहीं 7.5%। वो तो अभी बोला है, हाँ। अभी जो निकल के आया आंकड़े उसके ऊपर बोला, लेकिन मूलतः उन्होंने कहा था कि ये 7.1% है। और अब जो कह रहे हैं वो 7.1 से 7.6 आ गई, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो एक अच्छी ग्रोथ ग्रोथ रेट कही जा सकती है। लेकिन इन्हीं के आंकड़ों पे, मानी जो आईएमएफ है वो आंकड़े खुद के नहीं बनाती, सरकार के जो आंकड़े होती है, सरकार जो आंकड़े, जो संबंधित सरकार जो आंकड़े देखती है उसी पे वो रेटिंग देती है, उसी पे वो तय करती है। तो जो एक इंटरनेशनल एजेंसी जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ही विशेषज्ञता रखती है और मॉनिटर करती है, वो कह रही है कि जो सरकार के आंकड़े रहे हैं उसके हिसाब से ये 6.5% के हिसाब से ग्रोथ रेट आएगी। तो ये फाइव सिक्स सिक्स और पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट फाइव 6.5 और 7.6 का तो 1.1 का बड़ा अंतर हो गया। तो ये तो एक बात है कि ये आंकड़े मतलब बिल्कुल रिलायबल नहीं है सरकार के। और सरकार जिस मुद्दे पे, अब चूंकि और कुछ उनके पास कहने को नहीं है, रोजगार के फ्रंट पे वो विफल हो गए हैं, तरह तरह की बातें जो वो करते थे कि रोजगार वृद्धि होगी, महंगाई को नियंत्रित रखेंगे, और तमाम तरह की बातें, ये हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन चलने लग जाएगी, वो सारे सारे चीजों पे अगर वो गिनाए गिनाने लग जाएं तो लंबी तो फहरिस्त है, सब जानते हैं। उन सारे मोर्चों पे सरकार खुद मानने लगी कि विफल है, और अब उनके पास केवल एक ही फंडा बचा है कि जनता को गुमराह नए सिरे से करें, और ये कहा जाए कि भाई ऐसी दुनिया में जो स्थिति है, आर्थिक अस्थिरता चल रही है, उसके चलते भी देखिए हमारी ग्रोथ रेट जो है वो अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा तो है ही, और वो भी इतनी है जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ऊंची ग्रोथ रेट है। तो जो ग्रोथ रेट पे और जीडीपी पे ही सारी राजनीति टिकाना चाहते हैं, जो असल में है नहीं, वो आंकड़े फर्ज करके इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं कि आंकड़े रिलायबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मूलतः जो हमारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं, जो सुब्रमण्यम स्वामी का भी, आपने अरविंद अरविंद, सुब्रमण्य का नाम लिया जो इनके खुद के एडवाइजर थे, उनका अपने आर्टिकल छप चुके हैं कि वो आर्थिक सतीश स्थिति, भल्ला। सतीश भल्ला दोनों कह चुके हैं, जो इसी धारा के अर्थशास्त्री है। और फिर जो दूसरे अर्थशास्त्री जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो जेएनयू वगैरह के हैं, वो तो कह ही रहे हैं कि जो ये बता रहे हैं उससे कम से कम 3 पॉइंट कम है। अरुण मानिए कुमार और अरुण मात्रा, कुमार जी और वो तो कह रहे हैं 2% से ज्यादा नहीं है। वो इतना तो जरूरी है, वो तो हमेशा ही कहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो इनकी पार्टी के हैं और जो पूर्व वित्त हाँ, वो मंत्री रह खुद भी कह सकते रहे हैं हैं। वाजपेयी की सरकार में, और जो अर्थशास्त्री माने जाते हैं, वो कह रहे हैं ये आंकड़े बिल्कुल फर्जी हैं। और इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो 2-3% पे ही है। मान लीजिए कि वो कुछ राजनीतिक रूप से या व्यक्तिगत उससे कह रहे हैं, लेकिन अरुण कुमार जो से अर्थशास्त्री है वो बहुत सम्मानित अर्थशास्त्री है, वो किसी के प्रभाव में ये बात नहीं कह रहे हैं। तो उनके हिसाब से 4-4.5% के वैसे उस पर सुब्रमण्यम स्वामी कभी वित्त मंत्री नहीं रहे सर। वो कॉमर्स मिनिस्टर थे कॉमर्स मिनिस्टर है चंद्रशेखर की सरकार में, वाजपेयी की सरकार में नहीं। चंद्रशेखर, पर वो अपने आप को हाँ, वो अपने आप को अर्थशास्त्री मानते हैं भी। पढ़ाते अमेरिका थे की वहाँ, किसी प्रमुख प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। इकोनॉमिक्स पढ़ाया उन्होंने, ऐसा वो दावा करते हैं। बिल्कुल। और देश में भी नहीं, वो प्रोफेसर मीडिया रहे हैं, चैनल, इसमें तो कोई दो राय उस पे भी नहीं वो है। करते रहे। तो ये एक बात है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर कि अ, विकास की जो अवधारणा है वो दो चीजों से तय होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो ये है कि गैर बराबरी कितनी कम कर रहे हो आप।
अगर आपकी विकास दर बढ़ रही है और गैर बराबरी भी बढ़ रही है, भूखा मर रहा है आदमी, और गरीब गरीब होता जा रहा है, और कुछ मिलियनियर्स या कुछ लोग जो है अरबपति हो रहे हैं, जैसे 300 350 अरबपति हो गए, लेकिन कितने लोग जो है गरीब हो गए, ये भी देखने वाली। और दूसरी बात ये कि इनके खुद के डेटा है, ये खुद बोलते हैं रोज की, हम 80 करोड़ लोगों को रोजगार मतलब भोजन दे रहे हैं, भोजन के लिए अनाज मुफ्त दे रहे हैं, अगर नहीं दें तो वो जीवन नहीं चल सकता उनका। तो ये दोनों बहुत कंट्रोडक्टरी हैं बातें, अर्थव्यवस्था के डेटा और ये दोनों बातें। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा। देखिए, ये तो निश्चित रूप से है ही। जो हम जो बात कर रहे थे वो अर्थव्यवस्था की सरकार के बताए अनुसार क्या स्थिति है और वास्तविक क्या स्थिति है, उस पर बात कर रहे थे। बाकी तो ये सरकार के दृष्टिकोण की बात है। आप जो बात कह रहे हैं वो तो निश्चित रूप से सही बात है, एक न्यायपूर्ण बात है। एक देश के लिए सही सही स्थिति यही हो सकती है कि अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी हो, अच्छी है बुरी है, उसमें जो आय का विभाजन है, आय का जो वितरण है, वो समानुपातिक हो। और वो समानुपातिक होगा जैसी भी अर्थव्यवस्था में है, तो हर आदमी के हिस्से उसकी ग्रोथ के अनुसार हिस्सा आएगा, और तब वो एक स्थिति दूसरी रहेगी। आज जो कह रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था, सारी दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था में है उसमें असमानता चरम पर है। कुछ बिलियनियर्स हमारे यहाँ बढ़ के उनको पेश, जो बिलियनियर्स की जो संख्या बढ़ गई है वो लगभग 250 350 के आसपास चली गई है। सरकार केवल उनका दिखावा करके मीडिया के जरिए वो कह रही कि देखिए दुनिया में जो टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स है उसमें हमारी भी संख्या बढ़ी है, तो ये एक इंडिकेटर है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है, तभी तो कर रहे हैं। लेकिन ये सब तो रिसोर्स ट्रांसफर है। अगर उसको ठीक से एनालाइज करके देखा जाए तो सस्ते में जो राष्ट्रीय संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनको जो लुटा रहे हैं, और जो एक तरफा आम आदमी मजदूर किसान की कीमत पे जो मुनाफाखोरी हो रही है, उसके परिणाम स्वरूप वो धन का केंद्रीयता बढ़ रही है। सीधी बात कहें तो फ्रॉड करके फ्रॉड करके, फ्रॉड भी शामिल है उसमें। केवल फ्रॉड नहीं, फ्रॉड करके जनता के साथ तो फ्रॉड है ही, माना जा सकता है। अर्थव्यवस्था में भी फ्रॉड है। तो ये सारी बात तो है ही। और वो दृष्टिकोण की बात तो यही है कि अर्थव्यवस्था आखिर चल किसके लिए रही है। अगर इनके ही दृष्टिकोण से माने और इस तरह के हालात हो कि 7% प्लस की रेट से अगर जीडीपी ग्रो हो रही है, तो आम आदमी की आमदनी भी उस रेट से बढ़नी चाहिए कम से कम। लेकिन वहां तो आप खुद ही वो कह रहे हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो मुफ्त अनाज देख के जिंदा रखे हुए हैं, मोदी जी जिंदा रखे हुए हैं। तो फिर इतनी बड़ी आबादी को, जो कि 60% के करीब बनती है, 55% के करीब पड़ती है, अगर आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इतने लोगों को जरूरत है, ये भी नहीं कहें कि भाई वो खिला रहे हैं, तो इतने लोग अपने आप से, उनकी इतनी परचेज पावर नहीं रही है कि वो खुद का खाद्यान्न भी, उसकी भी व्यवस्था कर सकें, और वो सरकार को देना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार खुद ही अपनी पोल खोल रही है। इससे बड़ी पोल और क्या खोलना होगा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस रेट से जीडीपी बढ़ रही है 7% प्लस से, और दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे 80 करोड़ लोगों की स्थिति ये है कि उनको खुद का अनाज का व्यवस्था भी वो खुद से नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत बुरी दयनीय स्थिति है। और वैसे आदर्श रूप तो यही कहा जाएगा, जो एक जमाने में बीजेपी के लोग जब विपक्ष में थे तो कहा करते थे कि राम राज्य होगा तो उसमें सबको ऐसे मिलेगा। लेकिन अब तो राम राज्य की तो आप पता नहीं, या तो इसी को वो राम राज्य कुछ ढक के कह रहे थे, और रुपया गिर राम रहा राज्य है ने तो। तो ऐसा लगता है कि राम राज्य के नाम पे वो कलंक लगा रहे हैं, क्योंकि आम जनता तो बहुत मुसीबत में है अर्थ की दृष्टि से। रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के अब तो की रुपया गरिमा गिरते भी गिर रही गिरते है। गिरते कहाँ पहुंच गए। उसके लिए भी वो नेहरू को जिम्मेदार, महंगाई के लिए भी नेहरू को जिम्मेदार, कि नेहरू ने कहा था कि कोरिया में युद्ध छिड़ गया इसलिए महंगाई आ गई। तो आज की अपनी विफलता वो अभी भी नेहरू के रेफरेंस के किसी, पता नहीं सच्चा है कि झूठा है, किस कथन से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो फादरलैंड से कर रहे हो। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आम आदमी के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में है। एक जरूर बता बार बार दूसरा, और एक वो ये अपना जो डंका पीटने की बात करते हैं अर्थव्यवस्था पे, वो कह रहे हैं कि देखिए हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है और हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है बढ़ रहा है। तो उसके तो दो कारण है मोटे तौर पे। एक तो जीएसटी जिस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स बंद करने के बाद में नई जो जीएसटी रिजीम और टैक्स रिजीम लाई बीजेपी सरकार, वो इस तरह से लाई कि जो बड़े बिलियनियर्स हैं उनके ऊपर कम टैक्स जाए,
और जो आम आदमी है उस पे उसको डाल दिया जाए। तो जीएसटी का तो कंसेप्ट इस दृष्टिकोण से आया था, तो निश्चित रूप से बढ़ेगा ही। जब आप तेल पे भी बढ़ा देते हैं, कफन पे भी बढ़ा देते हैं, तो जीएसटी तो बढ़ना ही है, उसमें कोई खास बात नहीं है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो जनसंख्या के हिसाब से बढ़ रही है, तो किताबों पे बढ़ा दी। उनकी मिनिमम नीड भी पूरा करेंगे, किताबों तक को नहीं छोड़ा। तो फिर तो वो तो जीएसटी बढ़ना कोई ऐसा बड़ा इंडिकेशन नहीं है। और जहां तक इनकम टैक्स का, जो डायरेक्ट टैक्सेस का सवाल है, तो आप देख लीजिए, जो कॉरपोरेट टैक्स एक जमाने में इनकम टैक्स से काफी बड़ा होता था मात्रा में, वो जो है वो कम उसमें हो गया। पर्सनल इनकम टैक्स है वो उससे क्रॉस कर गया उसको। इसका मतलब इंडिविजुअली भी आप टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स जिसको कह रहे हैं, वो भी आम आदमी पे उसका भार है। और जो बड़े पूंजीपति जो यहाँ की संसाधनों का उपयोग करके गरीब का शोषण करके जो कमा रहे थे, फिर भी मान लीजिए उनकी कमाई थी, तो उससे कुछ आप ले लेते थे अर्थव्यवस्था के लिए। अब वो उनसे लेना बंद कर दिया, तो बिलियनियर खूब बढ़ रहे हैं। और उस लिहाज से भी देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि बचत करने के लिए लोग के पास इतना जब टैक्स लाद देते हैं तो कुछ उसमें है नहीं। वो भले ही कह सकते हैं कि 12.5 लाख तक हमने फ्री कर दिया, लेकिन अगर आप देखा जाए तो 12.5 लाख तक फ्री नहीं है। आप अगर 12.5 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है, उनको तो फिर नीचे 4 लाख से ही 4 लाख आप से ही। टैक्स टैक्स टिका रहे हैं उसके ऊपर। तो कई तरह की गलत फहमियां भाषा का इस तरह से प्रयोग करते हुए ये लोग कर रहे हैं। असल बात यह है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति बिल्कुल, आप लेटेस्ट जिसको वो कह रहे हैं, अभी तो ये हो गया कि जो आप ये कह रहे थे कि चाइना की स्थिति अब ये होगी है, चाइना नीचे जाएगा और वहां इन्वेस्टर नहीं जाएगा। चाइना से जो अमेरिका और चाइना, ट्रम्प के आने के बाद में जो उनके टकराव है, उसकी वजह से अमेरिकी और पश्चिमी कंपनियां वहां से अपना निवेश निकालेंगी, और स्वाभाविक रूप से उसका जो अगला डेस्टिनेशन है हिंदुस्तान ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान पे वो बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन हमने देखा कि यहाँ तो निवेश निगेटिव हो गया। जो पहले निवेश जिस रेट से सालाना 30-40 बिलियन डॉलर आता था, वो घट के बहुत कम रह गया। कुछ कुछ क्वार्टर्स में तो वो 2%, 3% तक रह गया। तो निवेश भी नहीं आ रहा है, तो फिर सरकार किस आधार पे कह रही है कि पहले भी कहते अर्थव्यवस्था थे बढ़ रही सर है? ये आदिमों कि, को छोड़ के कुछ नहीं है उसमें। पहले भी इन्होंने बहुत बार कहा है कि चीन से इंडस्ट्रियां कम हो रही है और इधर आएगी, हमारे यहाँ लगेगी। लेकिन वो सब बांग्लादेश और वियतनाम में चली गई, हमारे यहाँ तो आई नहीं। और उन कंपनियों का मेरे हिसाब से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जहाँ जैसे आपके मोबाइल का है, तो मोबाइल बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बन नहीं रहे हैं, केवल सही बात, असेंबली हो रही है। असेंबल हो रहे हैं, तो उससे हमको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा बहुत तरह की है ना। बातें की जा रही है। केवल थोड़ी बहुत रोजगार का वो मिल रहा होगा, बाकी उससे कोई फायदा देखिए नहीं। ये, हमारा निवेश, अगर हमारा निर्माण नहीं बढ़ता है, उत्पादन नहीं बढ़ता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जीडीपी में हमारा उत्पादन तो, उत्पादन का क्षेत्र जो है 13% पे रह गया है शायद, और 12.5 पे ही रह गया है बल्कि। तो ये तो चिंताजनक हालत है। जबकि निश्चित रूप से, मोदी जी आए थे तो कहा था कि 18% है, हम 25% करेंगे, और 25% तो का 12% रह गया। 12 भी नहीं तो 15% के आसपास तो आ ही गया है। और नहीं नहीं, लोग 12 कह नहीं रहे तो हैं कि 13। शायद 12 ही है। हाँ। लेकिन 15% के आसपास के पिछले दिनों आंकड़े छपे, तो वो मैंने देखे थे। अब वो अगर उन्होंने उसको मैनिपुलेट कर लिया हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये सरकार ऐसी ही है। तो अभी तो आप देखेंगे कि एक पत्र प्रकाश में आया है, जहाँ से जनगणना जैसी चीज पे भी वो वहां से निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो हाउस होल्ड में जो फैसिलिटीज हैं उसको, हाँ, उनको काउंट करो। उनको शायद उनको कम नहीं करो, उनको इस तरह से काउंट दिखाना करो। है कि वो उससे सरकार की जो योजनाएं हैं उसके साथ उसका तालमेल दिखाई दे। अब मैं तो कहना चाहूंगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो ये पूछेंगे प्रश्न, जैसे मान लीजिए स्वच्छ स्वच्छ भारत का जो एक इनका कंसेप्ट है, तो ये 100% फेलियर स्कीम है। 100% फेलियर स्कीम है। जिनके घरों में, ग्रामीण आबादी में या शहरी भी आबादी में, टॉयलेट्स कहीं 1, 2, 5% चल भी रहे होंगे, जो स्वच्छ भारत आने के बाद में हुए और जिसमें सरकार ने पैसा लगाया है, वो व्यक्ति ने, उस परिवार ने अगर उधार लेके या अपनी निजी आय से उस दिखा के अगर कुछ चल रहा हो, तो वो टॉयलेट चल रहा नहीं, है। वो तो पूछ रहे हैं सही। ग्रामीण इलाके में तो ये बात है कि वहां 1% भी ऐसे टॉयलेट चल नहीं रहे हैं, वो अनुपयोगी हैं, वो टूटे हुए पड़े हैं, या एक स्टोर के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वो कहीं न कहीं कहीं तो सिलेंडर धरा हुआ है उसमें, कहीं मुर्गा पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें उसमें हो रही है। लेकिन अब जो पत्र है, जो सेंसस के डायरेक्टर जनरल का जो नीचे स्टेट्स को है, उसमें संभवतः ये कहा गया है कि जो सरकार ने, जिसको प्रश्न इस तरह से पूछे जाए कि इसमें यह आ जाए कि ये फैसिलिटी है,
वरना तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और फैसिलिटी क्या है, अगर किसी ने स्वच्छ भारत के तहत 12,000 रुपए का पैसा, भले ही वो रिश्वतखोरी करके 5,000 ही मिला हो, उसको मिल गया, तो उसमें रिकॉर्ड में ये दर्ज करना है कि हाँ घर में टॉयलेट है, और उनको डर ये दिखाया जाएगा, वरना आपका टॉयलेट छीन लिया जाएगा या वो रिकवरी हो जाएगी। तो इस तरह से अगेन इस स्तर पे सरकार की पोल नहीं खुल जाए, जब जनगणना जैसी प्रोसेस में जो बहुत ही आधारभूत है, जो एक तरीके से एक्सरे ला सकती है, सरकार को मदद कर सकती है आगे, अगर उसमें भी झूठे आंकड़े फंसा सकते हैं, तो अर्थव्यवस्था तो इनके लिए क्या है। सर अभी बीएलओ आए थे हमारे यहाँ पे भी जनगणना के लिए। जी जी। वो पूछ रहा था हमारे से कि ये फ्लोरिंग आपकी सब टाइल्स वाली है, आ, ये आपके यहाँ वो पंखे, मतलब वो कई चीजें ऐसी पूछ रहा था, गैस है, ये है वो है, मतलब। अच्छा, वो कह रहा है दो दो उसमें होगी, दो चरण में दो होगी चरण। जनगणना। एक चरण में हम सिर्फ ये ऑप्स का। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे, कितने कमरे हैं, क्या है, और कैसी फ्लोरिंग है, क्या मतलब फैसिलिटीज हैं, बिजली बिजली है नहीं है, इस तरह से। जी जी। और दूसरे चरण में व्यक्ति के बारे में पूछेंगे कि कितने लोग हैं, कितने पढ़े हैं, क्या। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। और खैर, अब इस बात को यही खत्म करते हैं। और मैं समझता हूँ बंगाल की ओर थोड़ी सी बात, बंगाल पे भी की जाए 2-4 मिनट, खास तौर से क्योंकि अभी बहुत ही जबरदस्त तरीके से वहां पर घटनाएं हो रही है, और रोज नई नई बातें आ रही है। कभी चड्डी चड्डा चड्डा चड्डी हो जाती है, और कभी वो कल वो अर्चना, क्या नाम था उसका, अर्चना या रचना जो भी था, वो विदेश से आई, वो गई, खैर वो पार्लियामेंट के सेक्रेटरी के पास गई और ये बताने कि मैं विरोधी दल में हूँ। लेकिन उसका बयान बड़ा अजीब था। वो कह नहीं, हम तो जीते तो ममता बनर्जी के नाम से ही हैं, उनकी फोटो लगा के ही जीते हैं, और हम दीदी तो हमारी दीदी है ही। अब फिर तुम विपक्ष के भेष में भी जा रहे हो, क्या मतलब, मेरे से ये समझ नहीं आया कि ये चाहते क्या है। और एक ऐसी पार्टी से विलय करवाने की बात कर रहे हैं जिसका नामो निशान कहीं नहीं था। मतलब ठीक है, वो एक रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन अमान्यता प्राप्त पार्टी है। तो और उसका कोई नाम नहीं जानता था। उसका एक वो सेक्रेटरी जो शांतनु त्रिपुरा में, उसने बताया कि दो जगह से 5 जगह 6-7 जगह से हमने फॉर्म भरे थे, 4 जगह से हटा लिए, 2 जगह चुनाव लड़े हम, और कुल 800 वोट आए। तो ऐसी पार्टी का अगर पार्लियामेंट में 20 सांसद वहां पर बैठेंगे उस नाम से, तो उनकी क्या स्थिति होगी। और क्या उनके मतलब जो उनके उस पार्टी के रिटर्न्स वगैरह भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ऑडिट हो रही है या नहीं हो रही है, क्या मतलब। वो तो कह रहा पैसा है ही नहीं, किराए के पैसे भी नहीं है हमारे पास, तो ऑफिस खाली कर दिया हमने। तो ऐसी स्थिति में कैसे क्या होगा। देखिए, इसके भी दो आयाम हैं। एक तो ये है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, जो एक तरह का संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन के जरिए हाँ ही वो वही आया, है बिल्कुल। कानून बना उसमें। तो जो आयाराम गयाराम की राजनीति, जिसकी बहुत आलोचना हुई थी, दुनिया भर में आलोचना हुई थी कि इतने बड़े लोकतंत्र का मखौल उड़ रहा है, तो वो एक तरीके से इस प्रकरण को, अभी हाल ही में जो जिस रूप में ये प्रकरण सामने आया है, तो वो जो संविधान का जो संशोधन का जो उद्देश्य था, और जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो एक सैंक्टिटी होनी चाहिए थी, उसकी एक तरह से धज्जियां उड़ा दी गई। तो मोटे तौर पे एक तो हम यही कह सकते हैं कि ये बहुत ही संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से, और नैतिक दृष्टि से भी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने वाला ये एक कार्य हो रहा है, राजनीतिक कार्य। अब दूसरी बात ये है कि क्या ये स्वतः हो रहा है, मैं दूसरे आयाम की नहीं बात नहीं, कर रहा हूं। स्वतः तो हो ही नहीं रहा, वो तो वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। भूपेंद्र यादव के यहाँ मीटिंग हुई है, इसका बिल्कुल। मतलब स्वतः नहीं है। जो ये दिखाने की बात हो रही है, तो इसमें बीजेपी की आंतरिक राजनीति ये है कि वो जो अपने बलबूते जनता ने उनको जो विफल कर दिया, वो 400 पार को नारे को 240 पे पटक दिया, और बाद में वो जेडीयू और टीडीपी के बैसाखियों पे चलने को मजबूर हो गए। तो उनके एजेंडे का जो हिंदू राष्ट्र बनाने के रास्ते में उनके जो रोड़ा बना हुआ था, संविधान को पूरी तरह से, जो बहुत समय से कह रहे थे कि हम संविधान को बदल देंगे,
और उनके संविधान के बनने से के समय से इनका जो राजनीतिक नारे थे कि ये संविधान हमारा नहीं है और इसमें अब कुछ भी भारतीय नहीं है, ये तो वेस्टर्न है, तो वो जो उनका एक अधूरा एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए जो बहुमत चाहिए, और उसमें जो बैसाखियों के कारण वो अभी पूरा इतना जल्दी हो नहीं पा रहा था, तो संभवतः है वो अभी उसको पूरा कर लेना चाहते हैं। और उसकी जो ताजा जो जो इनकी जरूरत है, वो जो एक देश एक चुनाव का जो एजेंडा, परिसीमन बिल पास करना। परिसीमन बिल पास करके और एक अपने फेवर की वोटर लिस्ट दुनिया हिंदुस्तान भर में बन जाए, और फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको 15-20 साल और तक इनको चुनाव में हरा नहीं पाए, और फिर चूंकि धनबल के बल पे और चुनाव मशीनरी के बल पे और जुडिशरी को कंट्रोल करके सत्ता पे रहे, तो सत्ता के जरिए एक तरीके से ये जो फांसीवाद है इसको स्थायी लंबे समय तक बना लिया जाए, और तब तक ये बाकी पार्टियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि ये जो आज धांधली कर रहे हैं और ये जो धांधली करने वाले हैं, ये तब तक पता नहीं कहाँ होंगे, मरखर जाएंगे या जो भी होगा। तो ये अपना एजेंडा इस ढंग से पूरा करने की ये जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसको पूरा करने के मकसद से साम दाम दंड भेद का खेल कर रहे हैं। और जहां तक ये जो इस तृणमूल के टूटने का, और ये जो नई जो एक छोटी सी पार्टी 2022 में वहां बनी हुई है जो इसका नाम क्या है, इंडियन इंडियन सिटीजन नेशनल पार्टी ऑफ सिटीजन्स इंडिया। पार्टी, सिटीजन्स पार्ट ऑफ इंडिया, वो तो खुद इतना, मतलब उनकी कोई, जैसे आपने ठीक ही कहा, कोई जानता नहीं। वो खुद कह रहे हैं कि उनके कुल मिला के त्रिपुरा और बंगाल में जहां भी उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए वो 800 वोट भी उनके नहीं आए। और पता नहीं वो जैसे आप कह रहे हो कि वो रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी मान्यता भी बरकरार है कि नहीं है, जो बैकडेट में भी उसकी मान्यता बरकरार ये लोग कर सकते हैं। तो जो पार्टी जिसका कोई नहीं, पार्लियामेंट में मान्यता तो है ही रिप्रेजेंटेशन नहीं, नहीं, रजिस्ट्रेशन जिसका है कोई उसका। पार्लियामेंट में कोई वो नहीं है, तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो प्रोविजंस हैं उसमें तो ये प्रजम्पशन है एक तरीके से कि कोई न कोई एक फंडामेंटल पार्ट किसी पार्टी में कोई इश्यू बनेगा, और फंडामेंटल इश्यू बनने के सिद्धांत के आधार पर मान लो कोई एक बड़ा समूह टूट के, जो कि कम से कम 1/3 नहीं होगा, तो वो टूट के जाए, तब नई पार्टी में वो समायोजित, तो उसको डिफेक्शन लॉ में कवर नहीं होगा, एक एक्सेप्शन दिया हुआ था। तो वो जो एक्सेप्शन विशेष परिस्थिति के लिए था, तो जो हाँ आपने ही कहा, उसको अभी वो जो चुन के आए वो कह रहे हैं कि दीदी हमारी अभी भी दीदी है, तो इसका मतलब है कि उसका कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। अब एक ही कारण है इसका, और ये है कि ईडी वीडी ने उनके छापे मरवा दिए, वही सबसे बड़ा उनके कारण। कागज उनको बता दिए या तो इधर आ जाओ, इधर नहीं आओगे, क्योंकि हमको बिल्कुल उनको जीरो पे समाप्त नहीं कर पाए, तो अब ये दूसरा तरीका है। और वो वेट कर सकते थे, अगर इनमें जरा भी ईमानदारी होती, वो आगे जिस तरह से अभी भी किए अगले चुनाव तक वेट कर सकते थे। लेकिन अब वो कुल मिला के उनको ये जल्दी वो एक चुनाव एक देश एक चुनाव वाला एजेंडा पूरा करने के लिए, परिसीमन के लिए, ये सारा कुकर्म, राजनीतिक कुकर्म मैं उसको कहूंगा, वो करने की कोशिश कर रहे सर हैं। पर जो बंगाल में जो स्थिति है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इन सेंस कि भाई मतलब पार्टियां तो इन्होंने महाराष्ट्र में भी तोड़ी, और 1 to 1 किया कि भाई 2 पार्टियां बना दी, एनसीपी की भी 2 बना दी, शिवसेना की भी 2 बना दी। लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है सर कि यहाँ की लेजिस्लेटिव पार्टी अलग है, यहाँ की पार्लियामेंट्री पार्टी अलग है, और यहाँ जो ममता बनर्जी है उसकी पार्टी अलग है। तो अब इन बिल्कुल। 3 पार्टियों में कैसे क्या। देखिए, ये हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में, और ये जो एंटी डिफेक्शन कानून और अलग आया, अलग कैसे ये पार्टियां बन सकती है मतलब। जो जो एंटी डिफेक्शन कानून आया उसके टोटल अगेंस्ट में, उसके प्रोविजन के उल्लंघन में, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब हो रहा है, और इसलिए उनको इस बात का बिल्कुल पता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन गलत करना है हमको, और गलत को हमको तो सही, उनको तो उनके लिए क्योंकि गलत सलत कुछ है ही नहीं क्योंकि ना। इसमें हमने देखा जब वो बंगाल के चुनाव के लिए 27 लोग, 27 लाख। 27 लाख लोग, जो जिनका नाम वोटर लिस्ट में भी था, जो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स, पते की कोई गड़बड़, इस सब के चलते सुप्रीम कोर्ट जब ये कह सकता है, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जो संविधान का संरक्षक माना जा सकता है, उसका एक डिफेंडर माना जा सकता है, वहां जब ये हो गया कि क्या फर्क पड़ता है, अगली बार वोट डाल देना, तो जब इतने हल्के में डेमोक्रेसी को लिया जाएगा और खाली सत्ता को साधना है, यही अगर एजेंडा बन जाएगा, तो ये कौन सी बड़ी अब बात है। सुप्रीम कोर्ट का कोई वैसा महत्व नहीं रहा सर।
अभी आज आज तो आ गए होंगे पता नहीं, लेकिन अभी मतलब सीजेआई और 75 दूसरे जजेस वगैरह मिलकर विदेश में बैडमिंटन विदेश में खेल रहे हैं। बैडमिंटन खेलने गए और उसमें 2 मंत्री साथ में है। सरकार व्हाट और डज इट मीन? मतलब सरकार और सरकार, जुडिशरी। हाँ सरकार उसके साथ क्या कर रही है और सरकार के साथ जुडिशरी क्या कर रही है, इसका इसका क्या मतलब वो है? तो सारा। इसका मतलब साफ है कि अब आपको कोई न्याय व्याय मिलना नहीं है, आपको जो सरकार कहेगी वही करना है। एक तरह से हमारी डेमोक्रेसी भी अब रशिया में जो डेमोक्रेसी है उस तरह की डेमोक्रेसी हो गई है कि 1 पार्टी रूल हो जाएगा और कोई भी विरोध करेगा तो उसको जेल में डाल देंगे और काम खत्म। एग्जैक्टली। तो मैं इसी पॉइंट पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। काफी लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन अगर पूरा देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आकर के सारी बातों को स्पष्टता से रखा, और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को इससे काफी लाभ हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।